हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एनजी है और मेरा काम बहुत मुश्किल है। मैं चेक करती हूँ कि फोस्टर फैमिली तब तक किसी बच्चे की देखभाल के लिए सभी ज़रूरी चीज़ों को अच्छे से करे जब तक कि हमें उन्हें अडॉप्ट करने वाली सूटेबल फैमिली नहीं मिल जाती। जब सब कुछ मैनेज हो जाता है तो ये मेरी जॉब का सबसे अच्छा पार्ट होता है, क्योंकि बच्चे आमतौर पर बहुत खुश नज़र आते हैं, लेकिन ये हमेशा उतना अच्छा नहीं होता। कुछ ऐसे केस भी हैं जहां फैमिली हमसे इंटरव्यू के दौरान या फॉर्म में झूठ बोलती है, और जब हम इसे कंफर्म करने के लिए उनके घरों का और उनके बैकग्राउंड का पता करते हैं तो हमें सच्चाई का पता चल जाता है। कुछ सालों बाद आपको पता लगता है कि सभी पैटर्न एक जैसे हैं। यही होता है, बस इस फैमिली को छोड़कर। ये फैमिली बहुत स्वीट लग रही थी, लेकिन मुझे लगा कि उनमें कुछ गड़बड़ है। जब मैं पर्सनली उनके पास उनका इंटरव्यू लेने गई तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए थी। जिस घर में वे अडॉप्ट करने वाले बच्चे को रखने वाले थे वो घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फर्श पर चाकू बिखरे पड़े थे, हर जगह चूहे घूम रहे थे, और इससे भी बदतर फर्श पर यूज किए हुए टॉयलेट पेपर बिखरे हुए थे। ये सब काफी गंदा लग रहा था। जब मैंने ओनर से कहा कि मैं अनाथ बच्चे के लिए ऐसे पेरेंट्स नहीं चाहती हूँ तो वो गुस्सा नहीं हुए और ना ही उन्हें कोई फिक्र हुई। वे बस एक बड़ी सी अजीब सी स्माइल के साथ मुझे देखते रहे। अब तक की ये मेरी सबसे पागलपन से भरी स्टोरी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इससे भी बुरा कुछ होने वाला है। उस ट्रिप के कुछ दिनों बाद मैं बस में अपने सेल फोन पर एक फ्रेंड को वो स्टोरी सुना रही थी। बस काफी खाली थी और काफी रात भी हो चुकी थी। असल में हुआ यूं कि मुझे ट्रिप के लिए देर हो गई थी और मेरे हस्बैंड की कार चल नहीं रही थी। मैं उबर लेने के बारे में सोच रही थी, लेकिन मैंने बाहर घूमने के लिए कई बार पहले भी पब्लिक बसेस पर आना जाना किया हुआ है, तो मैं बस में ही चली गई। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी इतने सारे लोग उतर गए कि जो कुछ बचे थे मैं उन्हें घूर रही थी। उनमें से दो लोगों ने मेरा ध्यान खींचा। उन दोनों ने हुडीज पहनी हुई थी, इसलिए मैं उनका फेस नहीं देख पाई, लेकिन मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा था। वे हंस रहे थे, वे बहुत हंस रहे थे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ भी नहीं देख रहे थे, वे सिर्फ हंसते हुए सीधे आगे की तरफ देख रहे थे और आपस में बातचीत भी नहीं कर रहे थे। मैं बहुत घबराने लगी। मुझे लगा कि ये लोग परेशानी खड़ी करने वाले हैं और मैं उनके जाने तक का इंतजार नहीं कर सकती थी। बस स्टॉप बार बार आते जाते रहे और लोग भी आते जाते रहे, लेकिन वे लोग अभी भी वहीं बैठे थे। वे एक दूसरे की तरफ देखे बिना आपस में हंस रहे थे, और साथ ही मैंने तिरछी नजरों से देखा कि वो लोग मेरी तरफ ही देख रहे हैं और मुझे देखकर पहले से भी ज्यादा जोर जोर से हंस रहे हैं। मुझे बहुत घबराहट महसूस होने लग गई और मैं बस से उतरना चाहती थी, लेकिन वो एरिया काफी सुनसान था, तो मुझे वहां उतरना रिस्की लगा। कम से कम यहाँ बस में मैं सेफ तो थी, और ये लोग ड्राइवर के होते हुए मेरा कुछ भी नहीं करने वाले थे। और मैं अपनी सीट से उठ गई, लेकिन मुझे हैरानी हुई क्योंकि वो दोनों भी उठ गए। मुझे अपना शक दूर करना था, तो मैं जल्दी से बैठ गई और मेरे साथ वे भी बैठ गए। उन्होंने इसे कैजुअल दिखाने की कोशिश भी नहीं की। मैं बड़े खतरे में थी और वे यही चाहते थे कि मुझे इसका पता लग जाए। मैंने अपने हस्बैंड से टर्मिनल स्टेशन पर मेरा वेट करने को कहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं खतरे में हूँ। जब तक मैं बस में थी मुझे कुछ नहीं हो सकता था। बाकी लोग धीरे धीरे उतरते रहे और आखिर में हम तीन ही रह गए। हम टर्मिनल से एक ही स्टॉप की दूरी पर थे और मुझे थोड़ा सुकून मिला कि वे दोनों लोग उतरने के लिए तैयार थे। क्या वो मेरे साथ प्रैंक कर रहे थे? वे दोनों ड्राइवर की सीट के पास पहुंचे। ड्राइवर और मैंने सोचा कि वे उतर जाएंगे। उन दोनों में से एक ने रुमाल निकाला और उस रुमाल को ड्राइवर के चेहरे पर दबाने लगे। कुछ ही सेकंड्स में ड्राइवर को नींद आ गई। मैं समझ गई उसके नैपकिन पर क्लोरोफॉर्म लगा होगा। मैं बहुत डर गई और मैंने देखा कि ये दोनों लोग अपने हुड उतार कर और अपना चेहरा दिखाते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगे। मैं इन दोनों लोगों को पहले से जानती थी। ये दोनों वो ही थे जिन्होंने 1 महीने के लिए एक बच्ची की देखभाल करने के लिए अप्लाई किया था। वे हमारे यहाँ अडॉप्शन के लिए आए थे, जिन्हें मैंने उनके अजीब व्यवहार और गंदे घर के कारण रिजेक्ट कर दिया था। मैं जितनी तेजी से भाग सकती थी दरवाजे की तरफ भागी और उसी वक्त मुझे पता लगा कि क्या हुआ था।
वो ड्राइवर मर चुका था। मेरे लिए दरवाजा खोलने वाला अब कोई नहीं था। बस की विंडोज भी सील कर दी गई थी। मैं पूरी तरह से अंदर बंद हो गई थी। मेरी हालत को जानते हुए वो कपल धीरे धीरे और लापरवाही से मेरी तरफ चलकर आने लगा और मुझे डर में देखकर उन्हें बहुत मजा आ रहा था। सरेंडर करते हुए मैं पीछे की सीट पर बैठ गई और रोते हुए मैंने उनसे कहा कि वे मेरे साथ ऐसा कुछ ना करें। उन्हें बच्चे की कस्टडी ना देने के लिए मैं उनसे माफी मांगती हूँ और मैं उनसे कहती हूँ कि मैं उन्हें बच्चा दिलाने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। वो दोनों मेरी हर बात को अनसुना करते हुए मेरी तरफ चलते रहे। अचानक मुझे एक आइडिया आया। मैंने इमरजेंसी हथौड़ों में से एक हथौड़ा पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से उसे बाहर निकाला। मैंने विंडो पर मारना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो दोनों मेरे बगल में खड़े थे। उनकी आंखों में नफरत थी और फिर भी वे हंसते रहे। उनके चेहरे की नसें भी साफ दिख रही थी और उनकी स्माइल एक कान से दूसरे कान तक पहुंच रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों मजबूरी में हंस रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो वे चाहकर भी अपनी फेक हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। उनकी हंसी के पीछे उनकी आंखों में मेरे लिए भयानक नफरत झलक रही थी। उस दिन मैंने सोचा था कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता जब मैंने उन्हें रिजेक्ट किया था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी। मैंने उनसे कहा कि अगर उन्होंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं उन्हें हथौड़े से मार दूंगी, लेकिन मेरी धमकी का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। वो आदमी मुझ पर झपटा और अपनी बड़ी बड़ी उंगलियों से मेरी दोनों आंखें दबा दी। मैंने अपनी लाइफ में इतना दर्द कभी महसूस नहीं किया था। मुझे लगा कि मेरी आंखें फूटने वाली थीं। तभी मैं उसे किक मारने में कामयाब रही और तेजी से भागने लगी, लेकिन मैं अभी भी बस में थी। मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, इसलिए मैंने हथौड़े को हवा में रखा, इस उम्मीद में कि मैं उन दोनों में से किसी एक को मार दूंगी, जबकि दोनों हमलावरों के कदम और भी करीब आते हुए सुनाई दे रहे थे। दोनों कदमों में से एक कदम तेज हो गए और मेरी तरफ दौड़कर आने लग गई। उसके बड़े तीखे नाखून मेरे पैरों पर चुभ रहे थे और मेरे टखने पर काटने से मेरी सारी जगह सुन्न हो गई थी। जैसे ही मैं दर्द से चिल्लाई, तभी मैं उस आदमी के कदमों की आवाज सुन रही थी जो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। मैंने अपने बगल का शीशा टूटने की आवाज सुनी और कोई सीढ़ियों से चढ़कर सामने के दरवाजे की तरफ चला आ रहा था। वो आवाज जानी पहचानी थी। वो मेरे हस्बैंड थे। मैंने लड़ाई और उन लोगों के गिरने की आवाज सुनी। मैंने चीखें सुनी और अचानक सन्नाटा छा गया। कदमों की आवाज तेजी से मेरे पास आई, पर वो कदम किसके थे? डर के मारे मैंने अपना बचाव करने की कोशिश की और तभी मैंने अपने हस्बैंड की आवाज सुनी और तभी उसने मुझे अपने कंधे पर बिठा लिया और जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। कुछ घंटों बाद मैं ठीक हो गई। मेरी आंखों में अब भी दर्द हो रहा था। हमने पुलिस को बुलाया और जब वे बस को चेक करने गए, वो दोनों साइको अभी भी बस में बैठे हुए थे और लगातार हंस रहे थे। वे बस ड्राइवर के शरीर को खा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका। उन्होंने कोई बचाव नहीं किया। वे बस हंसते रहे। एक बार जब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया तो पुलिस ने मुझसे गवाही देने के लिए कहा और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। जल्द ही पता चला कि ये दोनों खतरनाक साइको थे जो कई साल पहले एक हॉस्पिटल से भाग गए थे। पर वे इतना हंस क्यों रहे थे और एक बच्चे को क्यों अडॉप्ट करना चाहते थे या मुझ पर अटैक क्यों किया, ये अब तक एक रहस्य था। मुझे ये बात एक्सेप्ट करने में शर्म आ रही थी, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरा पीछा करते हुए वे बस में आए और उस बेचारे बस ड्राइवर को मार डाला और उसका शरीर खाने लगे।